हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका 3 जनवरी करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं गाइस। इनको डेली बेसिस पर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस के लिए और आरओ सचिवालय के लिए, सभी के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का पेड ग्रुप चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है। अक्टूबर में बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में 3 साल के बाद एक बहुत ही भयानक स्टॉर्म आया, एक बहुत ही भयानक साइक्लोन आया, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आया पोस्ट मानसून सीजन में, मानसून के जाने के बाद अक्टूबर के महीने में 2022 में बे ऑफ बंगाल में 24 अक्टूबर को आया था। दिस विल बी द फर्स्ट साइक्लोन टू डेवलप इन द बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर सिंस 2018। तो 2018 के बाद से 2022 में 4 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ है, और इसको सितरंग कहा जा रहा है। इसका नाम किसने रखा है? थाईलैंड ने इसका नाम रखा है। लास्ट अक्टूबर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल वॉज तितली इन 2018। तो इससे पहले जो साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, वो साइक्लोन तितली था, जो कि 2018 में आया था। नेक्स्ट आता है वाई स्टॉर्म्स इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में स्टॉर्म्स क्यों आते हैं। अगर हम ये देखें, द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड मई जून सी स्टॉर्म्स ऑफ सीवियर इंटेंसिटी डेवलप इन द नॉर्थ इंडियन ओशन, इन द नॉर्थ इंडियन ओशन कंप्राइजिंग द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। तो हम देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर का महीना रहा हो या मई जून का महीना रहा हो, तो उस टाइम पे जो उत्तरी हिंद महासागर है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल का एरिया हुआ या अरब सागर का एरिया हुआ, वहाँ पे एक कैलेंडर ईयर में 5 करीब करीब लगभग जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, वो आते हैं। पिछले 131 सालों में देखें तो अक्टूबर के अंदर 61 स्टॉर्म आए हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुए हैं। ये रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर का डेटा का कहना है कि यहाँ से जो डेटा निकल के आया है। द ईस्ट कोस्ट, यानी कि यहाँ पे उड़ीसा है, हैज़ फेस्ड मैनी ऑफ इट्स सीवियरेस्ट स्टॉर्म्स इन अक्टूबर, इंक्लूडिंग द सुपर साइक्लोन ऑफ 1999। तो सुपर साइक्लोन जो आया था 1999 का, उसके सहित जो उड़ीसा है उसके पास, उसके तट के पास बहुत खतरनाक बहुत भयानक जो है स्टॉर्म्स आते हैं। IMD is one of the world's 6 RMSCs mandated to provide cyclone advisories and alerts to 13 member countries। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो भी सिग्निफिकेंट डिटेल्स प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात यह है, भारत के साथ साथ 13 देशों के लिए करता है, यानी कि 12 और देशों के लिए करता है। वो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भारत तो है ही, ईरान, मालदीव्स है, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया है, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। इन सभी देशों के लिए जो एडवाइजरीज जारी करता है, वो कौन करता है? वो IMD करता है। नेक्स्ट आती है GS2 से न्यूज़ आ रही है, CBI से रिलेटेड न्यूज़ है कि ये जनरल कंसेंट क्या होता है, यानी कि कुछ स्टेट्स को जनरल कंसेंट देती है स्टेट्स CBI को, जिससे कि CBI उनके राज्यों में जाके कोई केस को इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अक्टूबर 21 में रिस्टोर कर दिया था जनरल कंसेंट टू दी CBI। अब देखिए, पिछले दिनों में देखा गया है, जो भी गवर्नमेंट बीजेपी फ्रेंडली है या बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है या बीजेपी गवर्नमेंट की ही सरकार है,
रूलिंग पार्टी की ही सरकार है स्टेट्स में, तो उन सभी स्टेट्स ने तो सीबीआई को जनरल कंसेंट दे रखी है। जनरल कंसेंट का मतलब ये हुआ कि वो सीबीआई चाहे तो डायरेक्टली आ सकती है राज्य के अंदर, और राज्य का अगर कोई केस है तो उसके ऊपर सुनवाई कर सकती है। लेकिन अगर किसी राज्य ने जनरल कंसेंट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि कोई वो केस वहाँ पे सॉल्व करने के लिए आए या ना आए। अगर उस गवर्नमेंट ने, उस राज्य की सरकार ने मना कर दिया तो सीबीआई वाले वहाँ पे जांच नहीं कर सकते। सीबीआई विल नो लॉन्गर रिक्वायर द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू ओपन इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट। तो इससे पहले जो कांग्रेस लेड एमवीए महाविकास जो गठबंधन चल रहा था, तो वो उस गठबंधन की सरकार ने सीबीआई को जनरल कंसेंट देने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में जब वापस से बीजेपी के साथ जो पार्टी थी, एकनाथ शिंदे की पार्टी, वो वहाँ पे आई, तो वापस से जनरल कंसेंट जो है सीबीआई को दे दिया गया है। अब सीबीआई वहाँ पे आ सकती है और केसेस सॉल्व कर सकती है। तो कंसेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम सीबीआई को देखें तो सीबीआई को कंसेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सीबीआई जो है वो किस एक्ट से गवर्न होता है? वो उसके लिए 1946 में एक्ट लाया गया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, और ये मैंडेटोरली है कि ये ऑब्टेन करे कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड बिफोर बिगिनिंग टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन अ स्टेट। यानी किसी भी राज्य में अगर कोई भी घटना हुई है, कोई भी क्राइम हुआ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने से पहले सीबीआई को ये परमिशन लेना ज़रूरी है उस राज्य की सरकार से कि वहाँ पे वो जांच पड़ताल स्टार्ट करे या ना करे। तो कुछ स्टेट्स इसमें नॉर्मली सीबीआई को जनरल कंसेंट दे के रखते हैं कि हाँ उनकी सहमति है, आप किसी भी केस को स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6 जो है डीएसपी एक्ट का, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि सीबीआई किस एक्ट के तहत बनाई गई है। तो सीबीआई के लिए 1946 का दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था। तो सेक्शन 6 कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5, यानी कि जो एक्सटेंशन ऑफ पावर्स और जुरिस्डिक्शन है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का, shall be deemed to enable any member of the Delhi Special Police Establishment यानी कि CBI to exercise powers and jurisdictions in any area in a state not being a UT और रेलवे एरिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। तो सेक्शन 6 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, यानी कि सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं, वो बिना किसी राज्य की सरकार के परमिशन के उस राज्य में कोई भी केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके पास पावर्स नहीं है। वो तभी उनके पास पावर्स आएगी जब कोई राज्य जो है उनको जनरल कंसेंट देगा। सीबीआई पोजीशन इज इन दिस रेस्पेक्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एनआईए। एनआईए जो है वो अपने आप किसी भी स्टेट के अंदर जो कोई भी घटना होती है, क्राइम होता है, टेररिज्म का क्राइम है, उन सब के ऊपर वो जांच पड़ताल कर सकती है, उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरल कंसेंट इज़ नॉर्मली गिवन बाय स्टेट्स टू हेल्प द सीबीआई इन द सीमलेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस। तो जनरल कंसेंट इसलिए दे दी जाती है जिससे कि सीबीआई ईजिली वहाँ पे केसेस को, जो करप्शन के केसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ या किसी के भी प्रति, वहाँ पे वो अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। दिस इज़ एसेंशियली कंसेंट बाय डिफ़ॉल्ट। नॉर्मली तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दे दी जाती है कि नॉर्मली हर स्टेट उनको बाय डिफ़ॉल्ट दे के रखता है, यानी कि वो उसके पास, सीबीआई के पास हमेशा से जनरल कंसेंट रहता है कुछ स्टेट से, तो वो इजीली वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो जनरल कंसेंट देते नहीं हैं। इन द एब्सेंस ऑफ जनरल कंसेंट, अगर जनरल कंसेंट एब्सेंट हो, यानी कि वो ना हो, सामान्य सहमति ना हो, तो सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स कंसेंट। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हर केस के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार को हर केस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कंसेंट का विड्रॉल कैसे होता है कि कुछ लोग इसको, कुछ स्टेट्स जो हैं उसको विड्रॉल कर लेते हैं। ट्रेडिशनली ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स हैव गिवन सीबीआई जनरल कंसेंट। तो सीबीआई को जो जनरल कंसेंट है लगभग सभी राज्यों ने दे रखा था। लेकिन 2015 से अगर आप देखें, जब से 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की गवर्नमेंट आई है, तब से कुछ राज्यों ने, उन राज्यों ने जो बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ पे नहीं काम कर रही, उन राज्यों ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस लेना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आता है कि मार्च 4 को अगर हम देखें इस साल, तो मेघालय 9th स्टेट बन गया था जिसने सीबीआई से जो अपना जनरल कंसेंट था उसको निकाल दिया था। तो उसके बाद देखें तो महाराष्ट्र है, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम, ये वो सभी स्टेट्स हैं जिन्होंने विड्रॉ कर रखा है अपना जनरल कंसेंट। अब अगर आप देखेंगे ये सभी राज्य ज़्यादातर वो हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ पे नहीं है। देखिए पंजाब में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस की है, राजस्थान में भी कांग्रेस की है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की है, झारखंड में दूसरी पार्टी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, केरला में लेफ्ट रहता है,
और मिज़ोरम के अंदर भी दूसरी पार्टीज़ हैं। तो यानी कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी वाले स्टेट नहीं हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, वो स्टेट सभी ने सीबीआई से जनरल कंसेंट हटा रखी है। अब महाराष्ट्र ने वापस से जनरल कंसेंट यहाँ पे क्या कर दिया गया है, महाराष्ट्र के द्वारा रिस्टोर कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है, पाकिस्तान को हटा दिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से। तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 4 साल के बाद ऐसा किया गया है। एक डेवलपमेंट है दैट हैज़ बीन वेलकम्ड अक्रॉस द कंट्री। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है ये। पाकिस्तान की इकनॉमी वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रही थी, तो इस दौरान ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के आवाम के लिए। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज कॉमनली रेफर टू एज द वर्ल्ड्स टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग। तो इसको कहा जाता है कि ये अपने आप में फाइनेंशियल एक्शन जो है यानी कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, कि टेररिज्म कि किस तरह से जो टेररिज्म है उसकी फाइनेंसिंग हो रही है, उसके ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए ये FATF की बॉडी है। विच मीन्स इट इज़ द ऑथर एंड कस्टोडियन ऑफ एन इंटरनेशनल regime that works to ensure that the flow of money in the global financial system are not misused to fund terrorist activities। यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये देखता है कि जो पूरे विश्व में जो पैसा घूम रहा है, एक देश से दूसरे देश में पैसा जा रहा है, तो ये पैसा कहीं टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ पर नज़र बनाए रखने के लिए FATF काम करता है। FATF डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो FATF क्या बताता है अपने आप को कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, अलग अलग देशों की सरकारों ने मिलकर इसको बनाया है। दैट वर्क्स to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory और operational measures for combating money laundering। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग से हमें बचाना है, लोगों को टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं होने देनी है, और दूसरे जो रिलेटेड थ्रेट्स हैं टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय जो सिस्टम है, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, उसके लिए FATF जो है पूरे भरसक प्रयास करता है। तो FATF एक ग्रे लिस्ट मेंटेन करता है उन देशों की और उनको बहुत क्लोजली उनको वॉच करता है। देयर आर कंट्रीज दैट हैव इन द असेसमेंट ऑफ द FATF फेल्ड टू प्रिवेंट इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मान लेते हैं कोई देश फेल हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने में, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को चेक करने में, तो उस कंट्री को उसके बैड बिहेवियर की वजह से क्या कर दिया जाता है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम बाद उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन द लिस्ट। इसके साथ निकारागुआ जो है उसको भी लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि अभी भी 23 देश जो हैं वो इसके रिडार में है। तो कौन कौन से देश हैं अभी ग्रे लिस्ट में? फिलीपींस है, सीरिया, यमन, UAE, युगांडा, मोरक्को, जमाइका, कंबोडिया, बर्किना फासो, साउथ सूडान। और जो टेक 7 हैं जैसे कि बारबाडोस का, केमन आइलैंड्स और पनामा, तो ये सभी देश जो हैं ये क्या हैं, ये सभी देश अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट के अंडर हैं। तो FATF जो है, हम नॉर्मली इसको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट बोल देते हैं। FATF जबकि इसको ग्रे लिस्ट नहीं बोलता है। FATF का मतलब है, FATF जो ग्रे लिस्ट बोलता है तो उनके हिसाब से ग्रे लिस्ट का मतलब है ज्यूरिसडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यानी कि ये वो देश हैं जिनके ऊपर मॉनिटरिंग की जो लेवल है, यानी कि इनके ऊपर जो निगरानी है वो तो थोड़ी सी और बढ़ा दी गई है, तो ज्यूरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हेट स्पीच के लिए। IPC का सेक्शन 295A क्या कहता है, दूसरी प्रोविजंस क्या हैं उसको समझते हैं। तो इंडिया डज नॉट हैव अ फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद हेट स्पीच। तो हेट स्पीच से निपटने के लिए भारत में अभी भी कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। कुछ प्रोविजंस हैं IPC के, वो बहुत लूजली अगर हम देखें तो हल्का फुल्का हेट स्पीच को डिफाइन करते हैं। These are primarily laws to deal with offenses against religions। तो ये वो लॉज हैं जो डील करते हैं रिलीजन्स के खिलाफ, रिलीजन अलग अलग धर्मों के खिलाफ अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो उनके अगेंस्ट में। सेक्शन 295A जो है IPC का डिफाइन करता है कि एक प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर डेलिब्रेट, यानी कि जानबूझ के, और मेलिशियस जो एक्ट्स किए जाते हैं, लोगों की जो फीलिंग्स हैं, धार्मिक जो भावनाएं हैं, उनको उकसाने के लिए अगर कुछ भी काम किया जाता है तो उसके लिए सेक्शन 295A जो है IPC का, उसके बारे में बताता है। सेक्शन 295A इज वन ऑफ द मेन प्रोविजंस इन द IPC चैप्टर टू पेनलाइज रिलीजियस ऑफेंसेस। तो रिलीजियस ऑफेंसेस को पेनलाइज करने के लिए, उसके ऊपर जुर्माना लगाने के लिए सेक्शन 295A ही है जो IPC बताता है। चैप्टर इंक्लूड करता है ऑफेंसेस टू पेनलाइज डैमेज या डिफाइलमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन। सेक्शन 295 के अंदर ये है कि अगर अपने
जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, चाहे वो हिंदूज़ में मंदिर हो, क्रिश्चियंस के अंदर चर्च हो, मुस्लिम्स के अंदर मॉस्क हो, या अलग अलग हैं, सिख के अंदर गुरुद्वारा हो, तो जैसे भी अलग अलग जगहों पे हम पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर अगर आप उस जगह को कुछ ख़राब करते हैं तो उसके लिए आपको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो सेक्शन 295 में लिखी गई है। फिर ट्रेस पासिंग इन अ प्लेस ऑफ सेपल्चर, यानी कि अगर आप किसी गलत जगह पे, अगर आप किसी जगह पे ट्रेस पास करते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं थी लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं, ये सेक्शन 297 में कहा गया है। को कुछ आप ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे कि आपको पता है कि इससे कुछ रिलीजियस फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट हो सकती हैं सामने वाले पर्सन की, सेक्शन 298 में लिखा गया है। और आप रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सेक्शन 296 में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है द स्टेट ऑफन इन्वोक सेक्शन 295A। अब देखिए 295A भी एक आता है अलॉन्ग विद सेक्शन 153A, जो पेनलाइज करता है प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर आप दो ग्रुप्स में, दो गुटों में दुश्मनता फैलाने का काम कर रहे हैं तो सेक्शन 295A और 153A के तहत भी आपको सजा हो सकती है। और दुश्मनता कैसे आएगी दो गुटों के बीच में? आप धर्म को लेके, उनकी रेस को लेके, जगह को लेके कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ रहते हैं, क्या आपकी भाषा है, इन सब चीज़ के लिए अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे दो गुटों के अंदर दुश्मनता है तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ FIR हो सकती है अलग अलग सेक्शंस के प्रति। एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी इन सेक्शन 505 ऑफ द IPC दैट पनिशेस स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। सेक्शन 66A भी था IT एक्ट 2000 का, जो पनिश करता था सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, कि अगर आप ऑफेंसिव मैसेजेस भेजते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज के तहत जो कि ऑनलाइन की जाती है, तो उसके खिलाफ भी सेक्शन 66A को हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। सेक्शन 295A को 1927 में लाया गया था। अपनी किताब जो लिखी गई है ऑफेंड, शॉक और डिस्टर्ब, जो लॉयर हैं गौतम भाटिया, उन्होंने लिखा है कि सेक्शन 295A लाई इन द कम्युनली चार्ज एटमॉस्फेयर ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द 1920s। तो सेक्शन 295A की ज़रूरत कब थी? जिस टाइम पे पूरे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी। 1920 के दौरान खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉप्शन मूवमेंट चल रहा था, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे तनातनी चल रही थी, उनके बीच में जो मित्रता थी वो बहुत कम थी, शत्रुता बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पे सेक्शन 295A IPC में लाया गया था। द अमेंडमेंट वाज अ फॉल आउट ऑफ एन एक्विटल अंडर सेक्शन 153A ऑफ द IPC by the Lahore High Court in 1927 राजपॉल वर्सेस एम्परर, पॉपुलरली नोन एज द रंगीला रसूल केस। तो रंगीला रसूल केस हुआ था 1927 में। तो एक आदमी को एक्विट कर दिया गया था, यानी कि उसको बरी कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था सेक्शन 153A के तहत। नेक्स्ट आता है कैबिनेट ने एक अप्रूव किया है एक अमेंडमेंट कि हम जो वीट हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स की, जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अप्रूव किया है कि अमेंडमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ एग्जेम्पशन फॉर वीट या मसलिन फ्लोर जो है उसको एक्सपोर्ट का जो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था उसको वहाँ से हटा दिया गया है, यानी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अप्रूवल विल नाउ अलाउ टू पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट फ्लोर विच विल इंश्योर अ कर्ब ऑन राइजिंग प्राइस। अब देखिए इससे क्या हो रहा था कि पहले जब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था तब वीट का जो प्रोडक्शन था उसके वजह से, वीट के एक्सपोर्ट की वजह से वीट के जो दाम थे वो देश के अंदर बढ़ते जा रहे थे। अब जब उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं तो अब ये होगा कि जो वीट फ्लोर है, जो आटा है, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, जिससे कि देश के अंदर जो गेहूं के अनाज के जो दाम हैं वो थोड़े से स्टेबलाइज हो पाएंगे। DGFT जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड शेल इशू अ नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट। उसके बाद आता है रशिया और यूक्रेन जो हैं वो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं गेहूं के पूरी दुनिया में, और पूरे गेहूं के ट्रेड में पूरी दुनिया में 1/4 जो हिस्सा हुआ करता था वो रशिया यूक्रेन का ही हुआ करता था। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है कि वायरल स्पिल ओवर रिस्क का मतलब क्या होता है और क्या इससे नए पेंडेमिक आ सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कोविड-19 का पेंडेमिक देखा, तो क्या इस प्रकार से कोई और पेंडेमिक भी आ सकता है। तो क्लाइमेट चेंज कुड शिफ्ट द स्पीशीज रेंज ऑफ सर्टेन वायरल वेक्टर, और जो रिजर्वायर हैं, अगर हम हाई आर्कटिक जोन में जाएं तो हम देख सकते हैं कि आर्कटिक में जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है तो उम्मीद करते हैं कि नए नए वायरस वहाँ से निकल के आ सकते हैं और वायरल स्पिल ओवर यानी कि पेंडेमिक में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वायरसेस आर सम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एंटिटीज़ ऑन अर्थ। तो वायरसेस जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो रहने वाले जो जीव हैं, एंटिटीज़ हैं धरती पे, वो वायरस हो सकते हैं। बट दे नीड टू इन्फेक्ट अ होस्ट सेल इन ऑर्डर टू रेप्लिकेट। लेकिन वो तब तक बढ़ नहीं सकते खुद ब खुद जब तक वो किसी होस्ट के सेल में ना चले जाएं, जब तक कोई उनकी किसी होस्ट की बॉडी में ना चले जाएं।
तो वायरस जब तक किसी होस्ट की बॉडी में नहीं जाएगा तब तक वो मृत पड़ा रहेगा। अब जैसे जैसे इंसान अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से अलग अलग ऐसे इलाकों में घुस रहा है प्रकृति के, जहाँ पे पहले कभी नहीं गया था, तो अब ये हो सकता है कि वहाँ पे जो पहले छुपे हुए वायरस थे वो इंसानों के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर जाएं, और वहाँ से वायरस का जो स्पिल ओवर है, जो फैलाव है, वो बहुत तेज़ी से हो। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, दीज वायरस ऑब्लिक होस्ट रिलेशनशिप्स सीम रिलेटिवली स्टेबल विद इन सुपर किंगडम्स, जो मेजर ग्रुपिंग्स ऑर्गेनिजम्स की। However, below this rank, viruses may infect a new host from a reservoir host by being able to transmit sustainably in a novel host. यानी कि नए होस्ट में भी हो सकता है कि वो कुछ वायरस जो हैं वो बीमारी फैलाते हैं। मिनिस्टर्स का कहना यह है कि जो सैंक्शनड सोलर प्रोजेक्ट्स थे भारत में, उनमें से मात्र 1/4 ऐसे हैं जिन पे काम करना शुरू हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट ने सैंक्शन करे हैं सोलर प्रोजेक्ट्स जिनकी टोटल कैपेसिटी है 39,000 मेगावाट की, लेकिन इसका 1/4 ही अभी तक कमीशन हो पाया है। तो स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स का जो प्रोजेक्ट था, उसमें 57 सोलर पार्क्स कहे गए थे जिनकी कैपेसिटी है 39,285 मेगावाट, या 39,000 गीगावाट भी आप कह सकते हैं, 39 गीगावाट भी कह सकते हैं। हावेवर, उनमें से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ 10,000 मेगावाट ही कमीशन हो पाए हैं, यानी कि अगर टोटल 40,000 माने तो 40,000 में से जो 10,000 हैं, यानी कि 1/4 हैं, वो ही सैंक्शन हो पाए हैं, कमीशन हो पाए हैं। इंडिया हैज़ कमिटेड टू इंस्टॉल 1,75,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। तो 2022 में भारत ने कमिट किया था 2022 तक कि हम 1,75,000 मेगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हम इंस्टॉल कर देंगे। विच 1,00,000 मेगावाट तो कहाँ से आएगा, यानी कि 100 गीगावाट है वो तो हमने कहाँ से कहा था, सोलर पावर से ही कहा था। और बाकी 2022 के अक्टूबर महीने तक देखें तो सोलर पावर से अब तक 61,000 मेगावाट ही बिजली बन पाई है। 150 साल हो गए हैं कोलकाता में जो आइकॉनिक ट्रैम चलती है, वहाँ पे जो ट्रैम सर्विस चलती है, उसको चलते हुए कोलकाता में 150 साल हो गए हैं। कोलकाता विल विटनेस एन इवेंट दैट विल सेलिब्रेट 150 ईयर्स ऑफ इट्स आइकॉनिक ट्रैम and renew hope that this non-polluting mode of transport does not become entirely extinct। धीरे धीरे कलकत्ता के अंदर क्या हुआ कि धीरे धीरे पहले बहुत ज़्यादा रूट्स पे ट्रैम्स चला करती थी। ट्रैम क्या होता है, ट्रैम छोटी छोटी ट्रेन्स होती हैं, 2 डब्बों की सिर्फ ट्रेन्स होती हैं और इतनी स्पीड पे चलती हैं कि आप भाग भाग कर उस पर चढ़ जाएंगे, यानी भागते भागते आप उस पर चढ़ जाएंगे। थोड़ी इसी स्पीड से चलती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करती है एक शहर के अंदर। तो ट्रैम्स जो हैं वो 150 सालों से चलती आ रही हैं और एक बहुत ही अच्छा नॉन पोल्यूटिंग मोड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, तो यानी कि वहाँ पे उसके वजह से पोल्यूशन भी नहीं होता है। ट्रैम यात्रा, यानी कि एक जो ट्रैम की जर्नी, यानी कहें ट्रैम यात्रा अगर हम कहें, इज़ अ मूविंग ट्रैम कार्निवल, जो कि 1996 में स्टार्ट हुआ था मेलबर्न, और जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और कोलकाता के एंथुजियास्ट्स के द्वारा, जो बहुत ही ऊर्जावान लोग हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, उत्साही लोगों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और अब फरवरी के अगर महीने में देखें, फरवरी के महीने में बेसिकली अगर हम देखें तो कोलकाता के अंदर एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाएगा जिसमें से ट्रैम यात्रा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि उसके लिए भी काम किया जाएगा। एट द टाइम कोलकाता द ओनली इंडियन सिटी, कोलकाता अगर हम देखें तो एकमात्र शहर ऐसा है जहाँ पर भारत में ट्रैम चलती है। जो नंबर ऑफ़ रूट्स हैं वो बहुत कम रह गए हैं, सिर्फ 2 रूट्स रह गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा रूट्स चला करते थे, पूरी कलकत्ता उससे कवर थी, अब सिर्फ 2 रूट्स पे ही ट्रैम चलती है। जो थीम है 2023 की ट्रैम यात्रा की, वो क्या है, वो है हेरिटेज, क्लीन एयर और ग्रीन मोबिलिटी। नेक्स्ट आता है जीआई टैग मिला है, और या लेना चाह रहे हैं हम किसके लिए, केरला का जो बेपोर उरू है। अब देखिए बेपोर उरू क्या है, ये अपना में एक बोट है, बहुत बड़ी बोट है एक, तो उस बोट के लिए जो कि केरला का एक वहाँ पे लोग उसको अपने हाथों से बनाते हैं, तो उसके लिए जीआई टैग की बात की जा रही है कि उसके लिए हमें जीआई टैग मिल जाए। तो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल जो था कोझिकोड का, उसने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है फेमस बेपुर उरू के लिए, जो कि अपना आप एक नाव है, बोट है। ये लकड़ी से बनती है, ढो है, यानी कि वुडन ढो, यानी कि शिप भी हो सकती है, सेलिंग बोट है जैसे ये है, या सेलिंग वेसल है, जो लोगों के द्वारा हाथों से बनाई जाती है, बहुत ही स्किल्ड आर्टिजन्स और कारपेंटर्स के द्वारा, केरला के बेपोर जहाँ पे। डिटेल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने दी है, जब फाइल किया चेन्नई के अंदर, चेन्नई में, क्योंकि जीआई रजिस्ट्री जो है, जोग्राफिकल इंडिकेशन की जो रजिस्ट्री है, वो कहाँ पे है, चेन्नई में है। तो ये केरला का एक सिंबल है ट्रेड रिलेशंस का और फ्रेंडशिप का, जो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ केरला का रिलेशन है, क्योंकि पहले इसी में बैठ के लोग केरला से वहाँ पे जाया करते थे।
उरूज आर प्योरली मेड ऑफ प्रीमियम वुड, बहुत ही शानदार लकड़ी से इसको बनाया जाता है। इसमें कोई भी मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो वुड यूज़ की जाती है उरू बनाने के लिए, उसको ट्रेडिशनल वे में ही काटा जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमेंस एक्सपर्टीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इट टेक्स 1 to 4 ईयर्स टू बिल्ड ईच उरू, एक उरू को बनाने के लिए 1 से 4 साल का समय लगता है और हर को हाथों से ही बनाया जाता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का कहना ये है कि वो चाहते हैं कि 2030 तक तमिलनाडु की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की हो जानी चाहिए। जिस तरह से भारत ने प्रण लिया है कि 2025 तक हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाए, 2030 तक तमिलनाडु की सरकार चाहती है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि तमिलनाडु की इकोनॉमी भारत देश के अंदर जो कंट्रीब्यूशन करे वो $1 ट्रिलियन की करे। तो सीएम जो है तमिलनाडु के हैज सेट तमिलनाडु द गोल ऑफ बिकमिंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। इस टाइम पे 0.31 ट्रिलियन है, यानी कि हमें 3 गुना बढ़ाना है अगले 3 सालों में। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि लेक हेजन कहाँ पे है। ये कनाडा के अंदर है। लार्जेस्ट हाई आर्कटिक लेक है बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। तो आर्कटिक लेक है ये बाय वॉल्यूम अगर देखें। और लेक हेजन कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। कुमाऊं के मैन ईटर्स अगर हम देखें, किताब है ये 1944 की। फिर मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग 1948 का। टेम्पल टाइगर एंड मोर और मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं 1955। ये सब किताबें किसकी हैं, जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई ये सब किताबें हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो गाइज़ ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियोस को अंत तक जरूर देखा करिए जिससे कि आपको सब चीज़ें पता चल जाएं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।